हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मेघा एंड वेलकम टू पंक अकेडमी। तो आज का हमारा वीडियो होने वाला है मनी के ऊपर, जो हमारा चैप्टर है मनी उसके बारे में। इसके पहले हमने नेशनल इनकम अपना सारा कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हमारा जो टर्म 1 है, अब आपका अपडेटेड सिलेबस आ गया है और जो टर्म 1 है उसमें मनी से स्टार्टिंग है। मतलब आपका मनी, बैंकिंग, गवर्नमेंट बजट, बिल्स ऑफ पेमेंट एंड अपना फॉरेन एक्सचेंज रेट, तो ये चैप्टर्स आने हैं। तो अब हम टर्म 1 के अकॉर्डिंग सिलेबस कवर करेंगे, तो जिसमें सबसे पहले मनी है और इसके पहले हमने नेशनल इनकम कंप्लीट किया, तो उसके बाद भी मनी है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। तो सबसे पहले मनी क्या है? हमारे आसपास हम सब मनी के अराउंड ही रिवॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं टर्म मनी। तो जब एज अ ह्यूमन हम इवॉल्व हो रहे थे, हमें स्टार्टिंग से हमारे पास मनी एज अ वैल्यू ऑफ एक्सचेंज नहीं था। इसके पहले हमारे पास था बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, जहां पे हम एक गुड की जगह दूसरे गुड को खरीदते थे, वेयर वी वर एक्सचेंजिंग गुड्स फॉर गुड्स। इसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम हम सब ने इकोनॉमिक्स में पहले भी देखा हुआ है। हमारा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था, लेकिन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के बहुत सारे लिमिटेशंस थे। जैसे कि मान लो यू नीड राइस बट सामने वाला डजंट हैव दैट, तो आप फिर कैसे एक्सचेंज करोगे? तो उसमें एक्सचेंज की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, जिसको हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, जिसके वजह से हमें बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को रिप्लेस करना पड़ा और फिर उसके बाद हमने डेवलप किया मनी। सो ओरिजिन ऑफ मनी इज रिलेटेड टू द नीड टू फैसिलिटेट एक्सचेंज। मनी की जरूरत क्यों है? बिकॉज ऑफ एक्सचेंज। इफ वी नीड वन गुड, वी नीड टू गिव समथिंग। ओके, तो हमने जो प्रोडक्ट वाली चीज थी उसको हटा दिया कि हम प्रोडक्ट नहीं देंगे, हम उसके जगह ऐसी एक चीज लेके आएंगे जिसकी कुछ एक वैल्यू होगी और जो हमारे उस गुड की भी वर्थ होगी। तो इसलिए फिर हमने डेवलप किया मनी। ठीक है, सो मनी इज जनरली अ थिंग दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जिसको हम एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज लेके आए उसको हम बोलते हैं मनी। अब हम डेफिनेशन ऑफ मनी देख लेते हैं। मनी इज व्हाट मनी डज। मनी एक ऐसी चीज है जो मनी करता है, मतलब बहुत सारी चीजें करता है, लेकिन बेसिकली इट इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। It is defined as an instrument that serves as a medium of exchange. सबसे जो बेसिक इसका फंक्शन होता है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज ही होता है। ऑब्वियसली हमने मनी का इंट्रोडक्शन एक्सचेंज के लिए ही किया, क्योंकि बार्टर सिस्टम अपने साथ बहुत सारे लिमिटेशंस भी लेके आ रहा था और जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे थे, हमारी नीड्स भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही थी, तो हमने बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को रिप्लेस किया और हमने मनी का डेवलपमेंट किया। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा है ये वैल्यू ऑफ एक्सचेंज। ये वैल्यू ऑफ एक्सचेंज जो है ये इसका बेसिक फंक्शन है, लेकिन इसके अलावा भी मनी के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। जैसे स्टोर ऑफ वैल्यू, हम इसको स्टोर कर सकते हैं सेविंग्स के फॉर्म में। मेजर ऑफ वैल्यू तो है ही। उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड मीन्स फ्यूचर पेमेंट। अगर हम बहुत बार प्रीपेड करते हैं, एडवांस पेमेंट करते हैं, तो वो हम मनी में करते हैं। ठीक है, हमने कैश एडवांस दे दिया या फिर चेक एडवांस दे दिया, तो ये सारी चीज़ें हम फ्यूचर की पेमेंट्स करते हैं। इसको बोलते हैं डिफर्ड पेमेंट्स। फ्यूचर पेमेंट्स आर ओनली नोन एज डिफर्ड पेमेंट्स। तो हमारा जो मनी है उसके काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, सिर्फ मीडियम ऑफ एक्सचेंज के अलावा। इट इज़ यूज्ड फॉर सेविंग्स, इट इज़ यूज्ड एज डिफर्ड पेमेंट। एंड अगर हमें अपनी किसी चीज़ को वैल्यू करनी है कि ये कितने की है, इसकी क्या वैल्यू है, तो ऑब्वियसली हम गुड्स में कहाँ तक उस चीज़ की वैल्यू लगाएंगे कि हमारी कार है वो 10 हॉर्सेस के बराबर है या 5 हॉर्सेस के बराबर है। सो ऑब्वियसली वी नीड समथिंग एंड वी नीड अ वैल्यू टू मेजर आवर थिंग्स, सो वी इन्वेंटेड मनी। अब जो कुछ बेसिक फंक्शंस होते हैं मनी के, सबसे पहले है एक्ट एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऑब्वियसली हमने मनी को इसलिए तो डेवलप किया ताकि हम अपनी वॉन्ट्स को एक्सचेंज कर सकें। वट एवर वी नीड वी कैन परचेज दैट एंड विदाउट सेलिंग समथिंग एट द सेम टाइम। सो दैट इज द वेरी बेसिक फंक्शन, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स सेविंग्स। देन मेजर ऑफ वैल्यू की हमें अगर मेजर करनी है अपनी किसी भी चीज़ की प्राइस, तो वो हम मेजर कर सकते हैं मनी में। देन मनी सर्व एज अ स्टैंडर्ड फॉर डिफर्ड पेमेंट। जो हम फ्यूचर पेमेंट्स करते हैं, एडवांस पेमेंट करते हैं, वो भी हम मनी में कर सकते हैं।
अब बार्टर सिस्टम में आप सोचो, आप एडवांस पेमेंट कैसे करते हो कि किसी को 10 बोरे गेहूं के दे दिए या चावल के दे दिए, तो ऑब्वियसली उसमें इतनी दिक्कत आती है क्योंकि जब आप ऐसी चीज़ों को स्टोर करते हो तो मॉनसून में वो खराब हो जाती हैं या फिर बहुत सारी चीज़ों की वजह से आपका वेस्टेज हो जाता है। तो सेविंग की जगह आपको डबल नुकसान हो गया, इसलिए ये हमें इसको रिप्लेस करना पड़ा, बार्टर सिस्टम को हमें रिप्लेस करना पड़ा क्योंकि उसके साथ बहुत ज़्यादा दिक्कतें थी और जैसे जैसे हम इवॉल्व हो रहे थे हमारी नीड्स भी बढ़ रही थी, इसीलिए उसको हमने हटा दिया। फिर है हमारा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। तो हमने पहले ही देखा बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इज दैट सिस्टम वेयर गुड्स फॉर एक्सचेंज फॉर गुड्स, जहां हम एक गुड के बदले में दूसरे गुड को लेते हैं, उसको हम बोलते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। और इसका दूसरा नाम है सीसी इकोनॉमी। सी स्टैंड फॉर कमोडिटी। तो कमोडिटी फॉर कमोडिटी इकोनॉमी, मतलब जहां आप कमोडिटी के बदले में एक कमोडिटी लेते हो, उसी इकोनॉमी को हम बोलते हैं सीसी इकोनॉमी। ठीक है, तो सीसी इकोनॉमी इज द वन इन विच कमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज। एक ऐसी इकोनॉमी जहां हम कमोडिटीज से कमोडिटीज एक्सचेंज करते हैं, उसको हम बोलते हैं सीसी इकोनॉमी। ठीक है, और बार्टर सिस्टम का ही ये दूसरा नाम है सीसी इकोनॉमी। अब हमने देखा कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज कितने सारे ड्रॉबैक्स ला रहा था, तो अब हम उन ड्रॉबैक्स को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। सपोज मान लीजिए आपके पास व्हीट है, आपको चाहिए है राइस, लेकिन सामने वाले के पास राइस नहीं है, उसको व्हीट तो लेना है लेकिन उसके पास राइस नहीं है। अब आप उससे कैसे एक्सचेंज कर सकते हो? अब आपकी फिर से दिक्कत क्रिएट हो गई एक्सचेंज की। तो कोइंसिडेंस मतलब कि संयोग, कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपको एक्सचेंज करना है वो सामने वाले को उसकी नीड है और जो आपको लेना है उसके पास वो भी चीज़ मिले। तो हर बार ऐसा हो, सेम चीज़ हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। ठीक है, और इसके अलावा भी अगर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में हमें सेल और परचेज एक ही टाइम पे करनी होती थी। सपोज आपको कुछ खरीदना है, यू वांट समथिंग, यू वांट टू बाय समथिंग, तो एट द सेम टाइम आपके पास एक कोई गुड हो जो आप सेल आउट भी कर सको, मतलब आपको सेल और परचेज एक ही टाइम पे करने होते थे। ये भी दिक्कत थी कि भाई हमको कुछ नहीं देना लेकिन हमको किसी चीज़ की नीड है, तो अब आप क्या करोगे? ठीक है, सेकेंड है, इसकी आप एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। द टू इंडिविजुअल आर इन पोजेशन ऑफ सच गुड्स which they are willing to exchange for the satisfaction of their wants। इसको ही हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। फिर है लैक ऑफ अ कॉमन यूनिट ऑफ वैल्यू। आप बार्टर सिस्टम में अपनी चीज़ों की वैल्यू कैसे मेजर करोगे? जैसे आपको हॉर्स सेल आउट करना है, उस हॉर्स को कितने कार्स में मेजर करोगे? अभी तो आप बता सकते हो कि आपके हॉर्स की वैल्यू 5000 है या 5 लाख है, वट आप अपनी कार की वैल्यू मेजर कर सकते हो, योर कार इज वर्थ ₹5 लाख और 10 लाख। लेकिन बार्टर सिस्टम में आप कैसे मेजर करते अपनी चीज़ों की वैल्यू? और बहुत बार तो ऐसे भी हुआ होगा कि आपकी जो चीज़ है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी लेकिन आपने उसको सेल आउट कर दी, ऑब्वियसली क्योंकि आपको किसी चीज़ की नीड थी। तो ऐसे में बहुत सारी बार लॉसेस भी होते हैं। फिर है डिफिकल्टी फॉर फ्यूचर पेमेंट और कॉन्ट्रेक्चुअल पेमेंट। अब हमें फ्यूचर पेमेंट्स करनी है, वो हो तो जाएगी कि हमने किसी को व्हीट दे दिया, राइस दे दिया, लेकिन वही था कि उसमें डिफिकल्टी होती थी। अब किसी को बाहर लेके जाना है वो चीज़, तो वो क्या बोरे लेके जाएगा इतने सारे, है ना? तो कितनी सारी दिक्कतें थी इस सिस्टम में। फिर अगली दिक्कत है डिफिकल्टी ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। वही कि स्टोरेज करना, मॉनसून लग गया तो वो चीज़ें खराब हो गई, और ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू कि हमें वो चीज़ ट्रांसफ़र करनी है एक जगह से दूसरे जगह, तो आप इतने सारे गुड्स कैसे लेके जाओगे? ट्रांसफ़र में भी दिक्कत थी। अब तो मोबाइल पेमेंट है, गूगल पे एकदम से तुरंत हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है, लेकिन मनी भी बहुत ईजी एक वे है ट्रांसफ़र करने का, सेव करने का, एडवांस पेमेंट करने का। तो इसलिए हमने फिर इसको एलिमिनेट कर दिया बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस। नाउ वी हैव फॉर्म्स ऑफ मनी। अब हमने अपनी मनी को 4 फॉर्म्स में कैटेगराइज किया है। सबसे पहला है फिएट मनी। आपके जितने भी कॉइन्स होते हैं, नोट्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑथराइज करती है, इशू करती है, वो हमारे आते हैं फिएट मनी के अंदर। इसको हम लीगल मनी भी बोलते हैं क्योंकि हमारी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है, तो इसके अंदर आते हैं सारे नोट्स एंड कॉइन्स। फिर हमारा है फिड्यूशरी मनी। फिड्यूशरी मनी लीगल मनी नहीं होता लेकिन ये इलीगल भी नहीं होता, इसको हम बोलते हैं नॉन लीगल मनी।
जितने भी आपके चेक्स होते हैं, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, ये आपके आते हैं फिड्यूशरी मनी। ये हम एक्सेप्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे। सपोज आपने किसी को चेक ऑफर किया, अब जबरदस्ती नहीं है कि वो उसको एक्सेप्ट ही करना है, उसकी विश, अगर वो कैश की जगह चेक लेना चाहे तो चेक भी ले सकता है, अगर उसको चेक नहीं लेना है तो वो नहीं भी ले सकता है। तो ये जो एक्सेप्ट होता है, इट इज एक्सेप्टेड बिकॉज ऑफ द ट्रस्ट बिटवीन पेयर एंड पे। आप दोनों की ट्रस्ट की वजह से इसको एक्सचेंज करते हैं, इसको हम बोलते हैं फिड्यूशरी मनी। फिर है हमारा फुल बॉडीड मनी। फुल बॉडीड मनी का एग्जाम्पल हम देते हैं हमारे गोल्ड कॉइन्स, सिल्वर कॉइन्स। आपका एक गोल्ड का कॉइन है, ठीक है, वो जितने का होगा, मतलब जितने का बना होगा और गोल्ड की जितनी प्राइजेस मार्केट में चल रही होंगी उतनी ही प्राइजेस पे वो सेल आउट होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं फुल बॉडीड मनी। मतलब जितने का वो है, जितनी उसकी वैल्यू है और जितने का वो बना है, मतलब उसकी कमोडिटी वैल्यू जितनी है उतने में ही वो सेल आउट हो रहा है सेम प्राइस पे, तो उसको हम बोलते हैं फुल बॉडीड मनी, वेयर मनी वैल्यू इज इक्वल्स टू कमोडिटी वैल्यू, दैट मनी इज नोन एज फुल बॉडीड मनी। अब हमारे पास दूसरी मनी है क्रेडिट मनी। हमारे जितने भी नोट्स एंड कॉइन्स होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका 2000 रुपए का नोट, इसकी प्राइस है, इसकी जो वैल्यू है वो है 2000 रुपए, लेकिन ये बना होगा क्या 2000 का? ऑब्वियसली नहीं, 1-2 रुपए का ये कागज का नोट ही तो है, तो ये जो बना है वो 1-2 रुपए का बना होगा, मान लीजिए 5 रुपए का भी बना, लेकिन इस पे जो प्राइस लिखी है वो चल रही है। ये मतलब नहीं है कि वो कितने का बना, कि अरे ये कागज का नोट है, इसको हम 2000 में कैसे एक्सचेंज कर लें, करना पड़ेगा क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको 2000 की वैल्यू दी हुई है। तो जो क्रेडिट मनी है उसमें मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू, मतलब जितना उस पर लिखा हुआ है वो ज्यादा होती है जितने का वो बना हुआ है, तो हम वही एक्सेप्ट करते हैं जितना उस पर लिखा है, क्योंकि वो लीगल है, अथोराइज्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो क्रेडिट मनी इज दैट मनी वेयर मनी वैल्यू इज ग्रेटर देन कमोडिटी वैल्यू, कैरेट। अब है हमारा सप्लाई ऑफ मनी। अब हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स में 2 कॉन्सेप्ट्स देखे थे, एक स्टॉक कॉन्सेप्ट और एक फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट वो कॉन्सेप्ट होता है विच इज मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे कि आज टुडे इज 29 जुलाई। तो जब हम आज की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर डे की बात करते हैं, तब हम जब हम स्टॉक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा सप्लाई ऑफ मनी है वो स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम आज के टाइम की बात करेंगे, आज की डेट की बात करेंगे, पर्टिकुलर डेट की बात करेंगे। सप्लाई ऑफ मनी इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। इट रेफर्स टू टोटल स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। तो सप्लाई ऑफ मनी में यह है कि जितनी भी आज के डेट पे पैसा है लोगों की जेबों में, उस पैसे को हम इकट्ठा कर लें तो हमारा सप्लाई ऑफ मनी आ जाएगा, एक्सेप्ट फॉर दोज हु आर द क्रिएटर ऑफ मनी और द सप्लायर ऑफ मनी इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी में मनी कौन कौन सप्लाई करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आरबीआई और कमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो इनके अलावा जितने भी लोगों के पास पैसे हैं अपने बैंक अकाउंट में, अपने जेब में, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब आज की डेट पे 29 जुलाई या फिर 30 जुलाई, एक जो पर्टिकुलर डेट पे जितना भी पैसा है हमारी कंट्री के लोगों के पास, उसको हम बोलते हैं सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है। हम इसमें इंक्लूड नहीं करते उनकी मनी जो कि हमारी इकोनॉमी में सप्लायर होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जितने सारे कॉइन्स इशू करती है, फिर हमारा आरबीआई जो सारे नोट्स इशू करता है, और कमर्शियल बैंक जो क्रेडिट क्रिएशन करता है। तो इनकी मनी हम नहीं लेंगे क्योंकि इनके पास तो बहुत पैसा है। हमारी जो आम जनता है, हमारे जो कॉमन लोग हैं, उनके पास जितना भी मनी है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, हम उनका मनी लेंगे, ठीक है। अब है हमारा मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। अब हम मनी सप्लाई को कैसे मेजर करते हैं? तो हमारे पास M1, M2, M3, M4 4 टाइप के मेजरमेंट हुआ करते थे और सीबीएसई ने इनको कर दिया है डिलीट। आपको सिर्फ पढ़ना है M1 मेजरमेंट, ठीक है। तो M1 मेजरमेंट हम देखते हैं। M1 मेजरमेंट होता है C प्लस DD प्लस OD। C क्या होता है? करेंसी। जितने भी नोट्स एंड कॉइन्स है ना आपके पास वो, ठीक है, उसको लेंगे। फिर DD मतलब डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट करते हैं हमारे कमर्शियल बैंक्स, जो कमर्शियल बैंक डिमांड डिपॉजिट करते हैं क्रेडिट क्रिएशन से वो, और अदर डिपॉजिट। इन तीनों को जब हम ऐड कर देंगे तो हमारा M1 मेजरमेंट ऑफ मनी आ जाएगा,
ठीक है, हमारा M1 मेजरमेंट आ जाएगा। पहला है हमारा सी मतलब हमारे सारे कॉइन्स एंड पेपर नोट्स हेल्ड बाय द पीपल ऑफ अ कंट्री। फिर DD है हमारा डिमांड डिपॉजिट्स, डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक, लोगों की डिमांड डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक के साथ। फिर अदर डिपॉजिट्स में हम देखते हैं क्या क्या आता है। अदर डिपॉजिट में हमारा आता है डिमांड डिपॉजिट विद RBI और फॉरेन सेंट्रल बैंक। जो RBI का डिमांड डिपॉजिट है फॉरेन सेंट्रल बैंक के पास, वो डिमांड डिपॉजिट ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। ये दो चीजें हमारी आती हैं अदर डिपॉजिट्स में, ठीक है। फिर हमारे दो टर्म्स हैं, एक है नेट डिमांड डिपॉजिट, एक है ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट। ये आ जाता है, अभी तो आपको MCQ बेस्ड होने हैं तो उसमें तो आपको ये देखने मिलेगा। नेट डिमांड डिपॉजिट डू नॉट इंक्लूड इंटर बैंकिंग क्लेम्स, मतलब जो एक बैंक ने दूसरे बैंक को क्लेम किया, मान लीजिए SBI ने पंजाब नेशनल बैंक को कुछ भी क्लेम किया, तो ये हमारे नेट डिमांड डिपॉजिट में नहीं आएगा। ये कहाँ आएगा? ये आएगा हमारा ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट्स में। ये इंक्लूड करता है इंटर बैंकिंग क्लेम, एक बैंक ने दूसरे बैंक पे कुछ भी क्लेम किया या कुछ भी उनका हुआ ट्रांजैक्शन, तो वो आता है ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट में। ये नेट डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड नहीं करता, नॉट इंटर बैंकिंग क्लेम्स इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। तो जैसे आपको क्वेश्चन में आ जाएगा विच डिपॉजिट इंक्लूड्स इंटर बैंकिंग क्लेम, तो आपको टिक करना है ग्रॉस डिमांड डिपॉजिट GDD, ओके। फिर है अब हमारा हु सप्लाई मनी, हमारी इकोनॉमी में मनी कौन सप्लाई करता है। हमने आपको बताया कि 3 लोग होते हैं जो मनी सप्लाई करते हैं अलग अलग फॉर्म में, लेकिन सप्लाई कर रहे हैं ना, बस हमें उससे मतलब है। तो सबसे पहले हमारे आते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी भारत की सरकार, जो इशू 1 रुपी नोट, 1 रुपये का सिक्का और 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन्स, ये सारे कॉइन्स जितने भी सिक्के हमारी इकोनॉमी में चलते हैं, और सिर्फ 1 रुपी नोट, सिर्फ एक ही नोट ये इशू करते हैं 1 रुपी का। बाकी जितने भी कॉइन्स आते हैं हमारे 1 रुपये से 10 रुपये तक के जितने भी कॉइन्स हैं वो इशू करता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फिर हमारा सेकंड सप्लायर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है हमारा बैंकर्स बैंक, मतलब जितने भी बैंक हैं उनका एक बाप बैंक है, वो है हमारा RBI, ठीक है। तो जितने भी हमारे बैंक्स होते हैं, आपका SBI हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, ICI हो गया, तो जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं जो कस्टमर से सारे डील करते हैं, इनका जो बैंक है, मेन हेड बैंक है, वो होता है RBI, जिसका दूसरा नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वो हमारी कंट्री का एक सेंट्रल बैंक होता है और बैंकों का बैंक होता है, बैंक के सारे फंक्शंस रेगुलेट करता है, उनके लिए पॉलिसीज फ्रेम करता है। तो ये हमारा होता है RBI। ये हमसे डायरेक्टली डील नहीं करता, कस्टमर से ये डायरेक्टली नहीं डील करता, ये बैंक से डायरेक्टली डील करता है, ठीक है। अब RBI क्या करता है, बैंक को कंट्रोल करने के अलावा ये मनी कैसे सप्लाई करता है, ये इशू करता है 2 रुपए से लेके 2000 तक के सारे नोट्स को। कौन इशू करता है? हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब मनी तो हमारी इशू हो गई, बस अब क्या है, अब तो मेन काम है, अब आप बोलोगे अब जो अगला काम है जो हमारे कमर्शियल बैंक्स करते हैं, हमें लोन देके, हमें इंटरेस्ट रेट देके, ये भी तो एक तरीका है ना मनी सप्लाई करने का इकोनॉमी में। तो ये कौन करता है? ये करता है हमारा कमर्शियल बैंक, डज क्रेडिट क्रिएशन। ये क्रेडिट क्रिएशन के फॉर्म में मनी सप्लाई करता है इकोनॉमी में। ये हम अपने बैंक वाले चैप्टर में डिटेल में देखेंगे कि क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है और कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन कैसे करता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब नोट छाप सकता है तो फिर नोट ही नोट छापे, वो एकदम मशीन लेके बैठे इकट्ठे एक दिन और नोट ही नोट छापे, नहीं, ऐसे वो नहीं कर सकता है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सारा कुछ उनको प्रिपेयर करना पड़ता है एक नोट छापने के लिए, ठीक है। जिस सिस्टम को हम बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। क्या सिस्टम बोलते हैं? मिनिमम रिजर्व सिस्टम, MRS, ठीक है। MRS के अंडर RBI को रिजर्व बनाना पड़ता है 200 करोड़ की सिक्योरिटीज का, जिसमें से 115 गोल्ड प्लस 85 फॉरेन सिक्योरिटीज करेंसीज का जब वो स्टॉक बना लेती है तब जाके वो इशू करती है नोट्स हमारी इकोनॉमी में, ठीक है। इसी सिस्टम को हम बोलते हैं MRS, मिनिमम रिजर्व सिस्टम।
ठीक है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम इज मेंटेन बाय आरबीआई टू इशू करेंसीज इन द इकोनॉमी। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर था, 3 मार्क्स का, 4 मार्क्स का आपको क्वेश्चन मिलेंगे इससे, बस इससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं। बस आपको, हाँ, और इसमें अब जैसे आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है तो आपको इसमें से करंट अफेयर्स आ सकते हैं। वो आपसे पूछ सकते हैं हु इज़ द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो याद रखना निर्मला सीतारमन इज द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड शी इज़ द फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ठीक है, तो आपको ऐसे कुछ कुछ करंट अफेयर्स आ सकते हैं, तो थोड़ा जनरल नॉलेज भी अपनी इससे बढ़ेगी और आपके भी ये बाद में भी काम आएगी। ठीक है, तो इसके साथ हमारा मनी चैप्टर कंप्लीट होता है। अब अगले वीडियो में आपको बैंकिंग चैप्टर हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे और इसके साथ बहुत सारे आपको MCQs वाली वीडियोस भी अब मिलेंगी चैनल पे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने ये वीडियो पहली बार देखा है, उस चैनल पे पहली बार आए हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन कि जब भी नई वीडियो आए, रोज ही आती है, तो जब भी आए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। टिल देन टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।